प्यारे बच्चों, डी प्रोजेक्ट के तहत क्लास 12th आर्ट्स विषय का प्रत्येक विषय का 5 मॉडल सेट निकाला गया है, जिसमें से हम लोगों ने भूगोल का सेट 1 सेट 2 कंप्लीट कर लिया है। इतिहास विषय में हम लोगों ने सेट 1 कंप्लीट कर लिया है और सेट 2 का फर्स्ट पार्ट के वीडियो में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव और अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देख लिया था। ये सेकंड पार्ट का वीडियो है, जिसमें से हम लोग क्वेश्चन 41 से शुरू करेंगे। मतलब 40 तक आपका कंप्लीट हो गया था। इस वीडियो में हम लोग 41 के बाद के प्रश्नों को करेंगे। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। ये सारे प्रश्न आपके प्री बोर्ड और फाइनल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो 41 नंबर क्वेश्चन है आपका इतिहास का। भक्ति आंदोलन के महत्व एवं प्रभावों की समीक्षा करें। तो यहाँ पर है कि मध्यकालीन भारत के कई सामाजिक और धार्मिक विचारकों ने सामाजिक और धार्मिक जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से भक्ति को साधन बनाकर एक आंदोलन प्रारंभ किया, जिसे मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के नाम से जाना गया। भक्ति आंदोलन के प्रणेता ईश्वर की एकता मतलब एकेश्वरवाद पर बल देते थे। वे कर्मकांड एवं आडंबरों को मिथ्या मानते थे, मतलब झूठ मानते थे। उन्होंने समाज में फैली अस्पृश्यता का विरोध किया और जाति पाति के भेदभाव को त्यागने पर बल दिया। प्रत्येक प्रकार की सामाजिक कुरीति का विरोध कर चरित्र की शुद्धता पर बल दिया। भक्ति आंदोलन के संतों ने स्थानीय भाषा में गीत गाए एवं पदों का सृजन किया, जिससे प्रांतीय भाषा एवं साहित्य का विकास हुआ। जनता में भाईचारे एवं सहविषुणता की भावना का विकास हुआ। हिंदू मुस्लिम यमनस्य में कमी आई। सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों पर प्रहार किया, जिससे हिंदुओं के आत्मबल में वृद्धि हुई और निम्न वर्ग को भी सबल मिला। आम जनता की संकीर्ण मानसिकता का अंत हुआ एवं उसका दृष्टिकोण व्यापक हुआ। 42 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे कैसे? तो कृष्णदेव राय को विजयनगर का महानतम शासक इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने शक्ति, समृद्धि, संस्कृति और प्रशासन चारों आयामों पर साम्राज्य को चरम पर पहुंचाया। उनके समय को दक्षिण भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो है यहाँ सैन्य विजय और सीमा विस्तार। किस किस कारण से कहा जाता है? तो पहला पॉइंट है सैन्य विजय और सीमा विस्तार। तो रायचूर, दोआब, बीजापुर, उदयगिरी और उड़ीसा पर विजयों ने साम्राज्य को दक्कन में सर्वाधिक शक्तिशाली बनाया। फिर है बहमनी उत्तराधिकारी राज्यों और विद्रोही नायकों को परास्त कर आंतरिक सुरक्षा और बाह्य प्रतिष्ठा दोनों स्थापित की। बी पॉइंट है सक्षम प्रशासन और लोक कल्याण। तो इसमें है नायकर प्रणाली व राजस्व व्यवस्था को सुदृढ़ कर कानून व्यवस्था व राज आय को स्थिर किया। इसी में है सिंचाई के लिए बांध, तालाब और नहरें बनवाकर कृषि उत्पादकता व ग्रामीण समृद्धि बढ़ाई। तीसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे अर्थव्यवस्था और व्यापार। तो इसमें क्या किया गया कि समुद्री और घोड़ों के आयात जैसे रणनीति व्यापारों के माध्यम से विदेशी संपर्क और आंतरिक बाजारों को बढ़ावा दिया। साथ ही पश्चिमी तट पर यूरोपीय शक्तियों से व्यवहारिक संबंध बना रखकर व्यापार, सुरक्षा और राजस्व सुनिश्चित किया। ई पॉइंट है सांस्कृतिक आभूषण और साहित्य। तो मंदिर, गोपुरम, महल और शहरी बुनियादी ढांचे के निर्माण से विजयनगर स्थापत्य शैली को उत्कर्ष मिला। स्वयं तेलुगु काव्य। तो अमुक्तमाल्यदम के रचनाकार और दरबारी विद्वानों के संरक्षक होकर साहित्य को नई ऊंचाई दी। एफ है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा। तो समकालीन विदेशी यात्रियों के वर्णनों में विजयनगर को वैभव, अनुशासन और समृद्धि का आदर्श नगर बताया गया है, जिससे उनके व्यक्तिगत नेतृत्व, प्रतिष्ठा और साम्राज्य की छवि सुदृढ़ हुई। संक्षेप में व्यापक विजयों, दूरदर्शी प्रशासन, समृद्ध अर्थव्यवस्था और अद्वितीय सांस्कृतिक संरक्षण के समन्वय ने कृष्णदेव राय को विजयनगर का सर्वश्रेष्ठ शासक प्रतिष्ठित किया।
43 नंबर है अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं के बारे में लिखे। तो अस्थाई बंदोबस्त भूमि राजस्व से जुड़ी एक प्रणाली है। यह प्रणाली साल 1793 में बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की थी। इसे जमींदारी व्यवस्था या इस्तमरारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसकी विशेषताएं निम्न है। पहला है, इस प्रणाली के तहत जमींदारों को जमीन का स्वामी माना गया। फिर है, जमींदारों को जमीन का उत्तराधिकार वंशानुगत रूप से मिला। तीसरा है, जमींदारों को जमीन बेचने या हस्तांतरित करने का अधिकार था। चौथा, जमींदारों को काश्तकारों को पट्टा देना होता था। इस पट्टे में जमीन का क्षेत्रफल और किराया लिखा होता था। फिर है, जमींदारों को एक निश्चित राशि का राजस्व चुकाना होता था। यह राशि जमींदार द्वारा वसूले गए कुल राजस्व का 10/11वां हिस्सा था। जमींदारों को यह वादा किया गया था कि भविष्य में इस राजस्व में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। सातवां है, अगर जमींदार निर्धारित राशि का भुगतान नहीं करते तो उनकी जमीन नीलाम कर दी जाती थी। 44 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का सविस्तार वर्णन करें। तो गांधी जी को विश्व स्तर पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख वास्तुकार माना जाता है। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को एक नया मोड़ दिया। गांधी जी केवल एक राजनीतिक संघर्ष के पथ प्रदर्शक नहीं थे, बल्कि उन्होंने हिंसा के युग में अहिंसा जैसे नई तकनीक का आविष्कार किया। गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को व्यापक बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सही मायने में जनाधार वाला संगठन बनाया। उन्होंने निम्नलिखित तरीकों को अपनाकर राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई। तो इसमें पहला है अहिंसा प्रतिरोध। गांधी जी ने सत्याग्रह को स्वतंत्रता आंदोलन की रणनीति के रूप में अपनाया और इसका प्रयोग ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में किया। वे सत्य को ही ईश्वर मानते थे। उनके अनुसार सत्याग्रह आत्मबल है जिससे विरोधी मन को परिवर्तित किया जा सकता है। दूसरा है राष्ट्रवादी भावना को बढ़ावा। तो गांधी जी ने अपनी विचारधारा और नेतृत्व के माध्यम से राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत किया, जिससे भारतीयों को एक साथ आने और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। तीसरा है प्रमुख आंदोलन। तो उन्होंने विभिन्न आंदोलनों का नेतृत्व किया, जैसे असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, चंपारण सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन आदि, जिससे भारत की स्वतंत्रता के लिए एक मजबूत और व्यापक आधार मिला। चौथा है सांप्रदायिक सद्भाव। तो गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास किए, जो कि राष्ट्रीय आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण था। उन्होंने जिन्ना के टू नेशन थ्योरी को कभी सहमति नहीं दी। उन्होंने भारत विभाजन का अंतिम समय तक विरोध किया। पांचवा है स्वदेशी, खादी और चरखा। गांधी जी स्वदेशी के कट्टर समर्थक थे। चरखा जो राष्ट्रीयता का प्रतीक बन गया। खादी के वस्त्रों के प्रयोग को उन्होंने धर्म माना, जिसके बने वस्त्र स्वदेशी एवं हस्त निर्मित थे, जिनसे गरीबों का पेट भरता था। विदेशी वस्त्रों के प्रयोग को वह अधर्म मानते थे। 45 है किताब उल हिंद का एक लेख लिखे। तो किताब उल हिंद पुस्तक की रचना अल-बरूनी ने सुल्तान महमूद गजनवी के शासनकाल में की थी। अल-बरूनी ने इस पुस्तक की रचना अरबी भाषा में की थी। यह पुस्तक 80 अध्यायों और अनेक उप अध्यायों में विभक्त है। इस पुस्तक में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय के भारतीय समाज एवं संस्कृति की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अल-बरूनी अपनी पुस्तक में भारतीय समाज, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, सामाजिक प्रथाओं, त्यौहार, धर्म, दर्शन, कानून, अपराध, दंड, ज्ञान विज्ञान, खगोल शास्त्र, गणित, चिकित्सा, रसायन, दर्शन आदि का वर्णन करते थे। वे भारत में प्रचलित विभिन्न संवतों, यहाँ की भौगोलिक स्थिति, महत्वपूर्ण नगरों और उनकी दूरी का भी उल्लेख करते थे। चूंकि यह पुस्तक महमूद गजनवी के शासनकाल में लिखी गई, परंतु इसमें महमूद गजनवी के क्रियाकलापों का यदाकदा ही उल्लेख मिलता है। इस पुस्तक से तत्कालीन राजनीतिक इतिहास के अध्ययन में बहुत अधिक सहायता नहीं मिलती, परंतु भारतीय समाज और संस्कृति के अध्ययन के लिए किताब उल हिंद अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक है।
46 है मनुस्मृति में वर्णित चंडालों का वर्णन करें। तो मनुस्मृति में चंडालों का वर्णन किया गया है और इनके कर्तव्य भी निर्धारित किए गए थे। चंडालों को समाज में सबसे निचले स्थान पर रखा गया था। मनुस्मृति के अनुसार चंडालों को गांव के बाहर रहना पड़ता था, क्योंकि उनका स्पर्श और उन्हें देखना भी उच्च वर्णों में प्रदूषण माना जाता था। वे दिन में नौकरियों या फेंके गए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। चंडाल मरे हुए लोगों के वस्त्र और लोहे के आभूषण पहनते थे। इसके अलावा उन्हें रात में गांव और नगरों में घूमने की अनुमति नहीं थी। उनकी जिम्मेदारी में उन मृतकों का अंतिम संस्कार करना भी था जिनके कोई रिश्तेदार नहीं होते थे, और वे जल्लाद के रूप में भी कार्य करते थे। यह सामाजिक व्यवस्था उन्हें समाज से अलग और अछूत मानती थी। इस प्रकार चंडाल एक विशिष्ट निम्न वर्ग था जिनके कर्तव्य और जीवन के नियम मनुस्मृति में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। यहाँ से आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त किन्हीं दो लिपियों के नाम लिखे। तो अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त दो प्रमुख लिपियां हैं। पहला है ब्राह्मी लिपि। तो अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। यह लिपि मुख्य रूप से मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भागों में मिली है। दूसरा है खरोष्टी लिपि। तो अशोक के अभिलेखों में एक दूसरी प्रमुख लिपि खरोष्टी है, जो विशेष रूप से साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में प्रयुक्त हुई है। अशोक के कुछ अभिलेख ग्रीक और आरामी मतलब आरमाइक लिपि में भी पाए गए हैं, विशेषकर पश्चिमोत्तर सीमा क्षेत्रों में। इसलिए कुल मिलाकर अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और आरामी लिपियों में लिखे गए हैं, जिनमें मुख्य रूप से ब्राह्मी और खरोष्टी दो प्रमुख लिपियां मानी जाती हैं। 48 है भारत छोड़ो आंदोलन कब और कहां से प्रारंभ हुआ। तो 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में अपने भाषण में करो या मरो का आह्वान किया, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में लोकप्रिय अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। भारत छोड़ो का नारा एक समाजवादी और ट्रेड यूनियनवादी यूसुफ मेहरली द्वारा गढ़ा गया था, जिन्होंने मुंबई के मेयर के रूप में भी काम किया था। मेहर अली ने साइमन गो बैक का नारा भी गढ़ा था। आंदोलन का तत्कालीन कारण क्रिप्स मिशन की समाप्ति, मिशन के किसी अंतिम निर्णय पर न पहुंचना था। आंदोलन के 3 चरण थे। पहला चरण शहरी विद्रोह, हड़ताल, बहिष्कार और धरने के रूप में चिन्हित, जिसे जल्दी दबा दिया गया था। पूरे देश में हड़तालें तथा प्रदर्शन हुए तथा श्रमिकों ने कारखानों में काम न करके समर्थन प्रदान किया। गांधी जी को पुणे के आगा खान पैलेस में कैद कर दिया गया और लगभग सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरा चरण, तो आंदोलन के दूसरे चरण में ध्यान ग्रामीण इलाकों में स्थानांतरित किया गया, जिसमें एक प्रमुख किसान विद्रोह देखा गया। इसमें संचार प्रणालियों को बाधित करना मुख्य उद्देश्य था, जैसे कि रेलवे ट्रैक और स्टेशन, टेलीग्राफ तार व पोल, सरकारी भवनों पर हमले या औपनिवेशिक सत्ता का कोई अन्य दृश्य प्रतीक। अंतिम चरण में अलग अलग इलाकों जैसे बलिया, तमलुक, संतारा आदि में राष्ट्रीय सरकारों या समानांतर सरकारों का गठन किया गया। 49 है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाली 4 महिलाओं के नाम लिखिए। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाली 4 महिलाओं के नाम है रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू, अरुणा आसफ अली और कस्तूरबा गांधी। ये सभी महिलाएं अपने अपने तरीके से स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए जानी जाती है। लक्ष्मीबाई 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक महान वीरांगना थी, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ वीरतापूर्वक युद्ध किया। दूसरी है सरोजनी नायडू, तो भारत की कोकिला के रूप में प्रसिद्ध,
उन्होंने गांधीवादी आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए जानी जाती है और उन्हें 1942 की नायिका के रूप में भी सम्मानित किया गया है। चौथा है कस्तूरबा गांधी। तो महात्मा गांधी के साथ सविनय अवज्ञा और अन्य विरोध प्रदर्शनों में शामिल रही और कई बार जेल भी गई। 50 नंबर क्वेश्चन है, जिम्मी से आप क्या समझते हैं? तो जिम्मी मुस्लिम क्षेत्र में रहने वाले संरक्षित लोग थे। ये गैर मुस्लिम थे। इन लोगों को जजिया कर के बदले इस्लामी नियमों के पालन में छूट दी जाती थी। 51 1857 विद्रोह में मुख्य भूमिका निभाने वाले 4 पुरुषों के नाम लिखिए। तो 1857 के विद्रोह के साथ जुड़े महत्वपूर्ण नेताओं की सूची है। मंगल पांडे बैरकपुर से, बहादुर शाह द्वितीय जनरल बख्त दिल्ली से, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, बेगम हजरत महल लखनऊ और नाना साहेब तात्या टोपे कानपुर से। 52 है गोत्र से आप क्या समझते हैं? तो गोत्र प्राचीन मानव समाज द्वारा बनाए गए रीति रिवाज का हिस्सा है जो यह निश्चित करता है कि एक व्यक्ति किस पूर्वज की संतान है। तो ये थे आपके हिस्ट्री मॉडल 2 का कंप्लीट आंसर। 2 पार्ट में वीडियो था। पहला पार्ट डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा या ऊपर आई बटन पर भी देख सकते हैं। और ये सेकंड पार्ट का वीडियो 52 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जल्द ही हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।